नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? सभी तैयार हो ना? तो हम लोग अपना कौन सा अध्याय शुरू कर चुके हैं? जी हाँ, हम अपना दूसरा अध्याय रेशों से वस्त्र तक, है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अपने पिछले कक्षा में हम लोग रेशों से वस्त्र तक के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे? किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग रेशम के बारे में बात कर रहे थे, है ना बच्चों? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? रेशम के बारे में। हम लोग रेशम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि आपने क्या देखा? आपने रेशम कीट का जीवन चक्र देखा, है ना? आपने क्या देखा? देखिए, रेशम कीट का जीवन चक्र देखा आपने, देखा ना? रेशम कीट का जीवन चक्र, जिसमें हमने क्या देखा कि किस तरह से मादा, है ना, नर और मादा होते हैं, किस तरह से मादा जो है शहतूत, अरंडी या ओक के पत्तों पर, है ना, तो शहतूत के पत्तों पर किस तरह से अंडा देते हैं, और उसके बाद ये अंडा किस तरह से लार्वा, देख रहे हो ना आप, लार्वा में बदल जाते हैं, जिसे लार्वा या इल्ली बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर अगला चक्र क्या देखा हमने? हमने ये भी देखा कि रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेशम ग्रंथि, है ना, जिसे हम रेशम ग्रंथि बोलते हैं। और इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होती है, जो बहुत ही प्रोटीन युक्त होती है ना? उसके बाद फिर हमने देखा कि लार्वा या इल्ली, है ना, किसमें बदल जाता है? प्यूपा में, और अपने चारों तरफ एक एक गोल गोल आकृति का संरचना तैयार करते हैं, और उसमें वो बंद हो जाते हैं, है ना? ये सब हमने अपने पिछले कक्षा में बात किया है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वह क्या बनकर चला गया? कुकून के भीतर का प्यूपा, जिसे हम प्यूपा बोलते हैं, है ना, प्यूपा क्या बनकर चला गया? वह एक विकसित होकर वयस्क रेशम कीट, है ना, वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है, और फिर वो उड़ जाता है और जीवन चक्र को दोबारा शुरू करता है। तो और अब आपसे हमने कहा भी था कि रेशम कीट का जीवन चक्र आप सभी बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सबने ये चक्र बनाया होगा और अपने अध्यापकों को दिखाया होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो आज ही जाकर इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने अपना जीवन चक्र देख लिया कि रेशम के कीट का जीवन चक्र हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे रेशम कीट पालन। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेशम कीट पालन। चलिए सब जरा टॉपिक को अपने नोटबुक में भी जरा लिख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा हमने आज क्या क्या पढ़ा, है ना? तो हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन। किसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं? रेशम कीट पालन। किस तरह से रेशम के कीड़ों को पालते हैं, किस तरह से रेशम कीट का पालन होता है। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन, है ना, कीटों के पालन का विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। ये लिख लीजिए आप, या हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सब लिख लीजिए। चलो हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा। सेरीकल्चर। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर।
तो आपसे कोई पूछा जाए कि सेरिकल्चर क्या है, वो क्या है? रेशम कीट का पालन का विज्ञान को हम लोग सेरिकल्चर कहलाता है। और हमारे भारत में आपको पता है ना, हम लोग सब क्या है, क्या इस्तेमाल करते हैं? रेशमी कपड़े, है ना, बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, कहीं शादी हो, हम लोग ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं? रेशमी कपड़ों का। तो हमारे भारत में रेशमी कपड़ों के लिए यानी सेरिकल्चर यानी रेशम कीट के पालन के बहुत सारे केंद्र है ना। भारत का मुख्य सेरिकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। तो कहां पर है? जरा केंद्र लिख लीजिए, कहां पर है सेरिकल्चर के केंद्र? मुख्य केंद्र कहां पर है? कर्नाटक। लिख लीजिए जरा, कर्नाटक। कर्नाटक के कहां पर? मैसूर तथा बेंगलुरु। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से जगह पर मुख्य पालन का केंद्र है, तो मैसूर और कहां पर है? बेंगलुरु। चलिए यहां पर लिखते हैं, चलो लिख लीजिए सब अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए, मैसूर और बेंगलुरु में क्या है? मुख्य सेरिकल्चर केंद्र। ठीक है, अब हम दिखाते हैं और कहां कहां पर है। मैसूर और बेंगलुरु में क्या है? मुख्य सेरिकल्चर के केंद्र है। और सेरिकल्चर यानी रेशम कीट का पालन करना, जिसके साइंस को हम क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके केंद्र कहां कहां पर है ना, कहां कहां पर सेरिकल्चर के केंद्र है। ये आपके किताब में भी दिया हुआ है और आप घर में जाकर क्या करोगे? सभी उसको अंडरलाइन करोगे, कहां कहां पर है केंद्र। चलिए अब देखिए कि हम लोग देख रहे हैं कहां पर, हमने भी कहां पर देखा? कर्नाटक में देखा है ना, ये देखिए पीला, कर्नाटक में देखा। जहां पर कहां कहां पर देखा हमने? बेंगलुरु, देखिए बेंगलुरु मैसूर, है ना। बेंगलुरु और मैसूर में हमने क्या देखा? रेशम कीट पालन के मुख्य केंद्र देख लिया ना आप सबने। उसके बाद इसके अतिरिक्त और भी जगह पर है। इसके अतिरिक्त क्या है? और भी राज्यों में है। कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, देख रहे हो ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, एक और बार देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ये अभी सब सब किताब में अंडरलाइन करोगे, ठीक है, अभी नहीं, घर में जाकर पढ़ते टाइम अंडरलाइन करो। तो हमने कहां देखा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कहां देखा? पश्चिम बंगाल। फिर कहां पर देखा? फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर में भी है ना, ये देखिए जम्मू कश्मीर, कहां पर भी है? जम्मू कश्मीर। और फिर कहां पर है? आसाम, है ना, जम्मू कश्मीर। और कहां पर हमने देखा? फिर हमने देखा कि आसाम में भी है, ये देखिए पीला, है ना, आसाम में भी क्या है? रेशम कीट पालन हमारे देश पर कहां कहां होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में, ये देखिए उत्तराखंड में कहां पर है? नैनीताल तथा हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन होता है। तो ये सब जगह रेशम कीट के लिए अग्रणीय है। तो हमने रेशम कीट के जगह देखे कहां कहां पर है। हमने देखा कि मुख्य सेरिकल्चर केंद्र जो है कहां पर है? कर्नाटक और बेंगलुरु में है। कर्नाटक में कहां है? मैसूर और बेंगलुरु में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल में है,
फिर हमने कहाँ देखा, आसाम में देखा, और फिर हमने कहाँ देखा, उत्तराखंड के कहाँ कहाँ पर देखा, नैनीताल और हल्द्वानी। तो आप सिर्फ जगह का नाम जरा अपने नोटबुक में लिख भी लीजिएगा और टिक कर दीजिएगा। तो इतनी जगह पर क्या है, सेरिकल्चर, है ना, इतनी जगह पर क्या है, सेरिकल्चर। देख रहे हो ना, रेशम कीट, रेशम कीट, उसका पालन किस तरह से हो रहा है। तो हम लोग रेशम के कीड़ों को, रेशम के कीट को पालना क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद आपने देखा कि तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई है ना। आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि सेरिकल्चर क्या है, कौन कौन से केंद्र है। अब देखिए, आसाम तथा झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय, यानी बहुत सारे किसान किस पर निर्भर करते हैं, सेरिकल्चर यानी कीट, रेशम कीट पालन। तो आसाम और झारखंड में भी क्या है, किसानों का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन है ना, रेशम कीट पालन है। और वे लोग कैसे पालते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वे पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हो ना एक पेड़, जिसमें क्या है, ये देखिए रेशम कीट। देखिए किस तरह से रेशम कीट पेड़ के पत्तों पर चिपके हुए है ना, किस तरह से रेशम कीट पेड़ के पत्तों पर चिपके हुए हैं। तो रेशम कीट कहाँ पालते हैं, पेड़ों पर, है ना। तो हमने देखा कि जो है रेशम कीट को वो क्या करते हैं, पेड़ों पर पालते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए खाने के लिए, पत्तियां चाहिए। और फिर हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या देखा, नर और मादा के बारे में हमने बात किया था ना, कि नर और मादा, जो हमने आपको दिखाया भी था। देखिए, नर और मादा। तो हमने क्या देखा कि नर और मादा के बारे में हमने बात किया, जिसमें हमने ये देखा कि जो नर है ना, जो नर है वो छोटा होता है, और जो मादा है वो क्या है, बड़ी होती है ना। और हमने ये भी देखा कि जो है मादा के आकार काफी बड़ा होता है, और वे एक बार में ही मादा एक बार में ही क्या देती है, सैकड़ों अंडे देती है। एक बार में ही मादा क्या देती है बच्चों, सैकड़ों अंडे देती है ना। तो आपने देखा कि नर जो है मादा से छोटा होता है, और मादा जो है एक ही बार में सैकड़ों अंडे देती है। और जब मादा सैकड़ों अंडे देती है तो क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं किसान, इन अंडों को सावधानी पूर्वक, जब वो अंडे दे देते हैं पत्तों के नीचे, हमने देखा था पिछली बार, जब वे अंडे देते हैं तो इन्हें किसान सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, कागज अथवा कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को भेजा जाता है ना। तो जब मादा बहुत से अंडे देती है, तब क्या होता है, किसान लोग उन अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें रेशम कीट का पालन करना है ना। तो इसलिए अंडों को इकट्ठा करके क्या करते हैं, वे उसे रेशम कीट का पालन जहां पर करते हैं वहां को भेजा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कीट पालकों द्वारा, जो कीड़ों को, जो रेशम के कीट का पालन करते हैं, वे क्या करते हैं, इन अंडों को कीट पालक गृह में, अब उन्हें उचित ताप की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है, तो इस तरह से रखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अंडों से लार्वा बहुत सारे निकले, है ना। हमने लार्वा देखा है, ये देखिए ये है लार्वा, है ना, जिसका दूसरा दूसरा स्टेज है ना, जो दूसरा, जब हमने देखा कि क्या है, अंडों से लार्वा निकलती है। देखिए किस तरह से के हुए पत्ते खा रहे हैं। तो इस तरह से
देखा जाता है कि क्या होता है कि उन्हें अधिक से अधिक लार्वा निकल आए, और लार्वा के आगे के विकास के लिए वे लोग क्या करते हैं, उसे अब जब लार्वा निकल जाता है तो उन्हें ट्रे में रखा जाता है ना, क्योंकि रेशम कीट के पालन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले वे अंडे इकट्ठा करते हैं, उसके बाद रेशम कीट पालकों को दिया जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उन अंडों को गर्मी और नमी प्रदान की जाती है। और फिर हमने देखा कि इन अंडों को कैसे रखते हैं, बांस के बने ट्रे पर रखा जाता है, और उनके लिए क्या देते हैं, कोमल कोमल पत्तियां देते हैं, है ना। उनको ज्यादा से ज्यादा क्या देते हैं, कोमल कोमल पत्तियां देते हैं। तो देखिए ये ट्रे रखा हुआ है, इस ट्रे में क्या डाल रखा है हम लोगों ने, बहुत से पत्तियां, शहतूत के पत्तियां, देख रहे हो ना पत्ते किस खा रहे हैं। तो कोमल कोमल पत्तियां उनको डालकर देते हैं, जिससे कि वे क्या है, दिन रात पत्ते खाते रहते हैं, और आकार में काफी बड़े और मोटे हो जाते हैं। देख रहे हो ना, ये देखिए आकार में बड़े हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, बीच बीच में वे लोग ट्रे की सफाई करके नई पत्तियां रखते हैं, है ना। अब एक पत्तों की जब पूरा वो लोगों ने खा लिया, तो अब क्या किया, बीच बीच में ट्रे की सफाई कर दी, और फिर क्या किया, नई नई पत्तियों को उसमें भर दिया, है ना, ताकि उन्हें अच्छे रेशम मिले, अच्छे रेशम मिले। तो सफाई करके नई पत्तियों को वे लोग क्या करते, उसमें रखते हैं, और लगभग कितने दिनों में लार्वा निकलता है, जब वे पत्तियां खाकर जब काफी बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो क्या होता है, लगभग 25 से 30 दिनों में, कितने दिन लगता है बच्चों, 25 से 30 दिनों में लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। तो कितना समय लगाते हैं वे बड़े होने में, देखिए 25 से 30, लगभग 1 महीना। फिर क्या होता है, जब ये देखिए अब काफी मोटे मोटे हो चुके हैं, अब इन लोगों ने क्या कर दिया, पत्तियां खाना बंद कर दिया, और कोकून बनाने के लिए इन लोगों को अब क्या करते हैं, बांस के ट्रे, देखिए कोकून बन चुके हैं, कोकून बनाने के लिए अब इन लोगों को क्या करते हैं, बांस के ट्रे में रखा जाता है। उनको छोटे छोटे कक्षों से, और जब वो कोकून बन जाता है तो इन सबसे क्या है, वे बाहर आने लगते हैं, और इसके लिए वे लोग क्या करते हैं, बांस की ट्रे में छोटे रैक की टहनियां रख देते हैं, जिससे क्या है, कोकून जुड़ जाए, छोटे छोटे टहनियां रख जाते हैं, जिससे ये देखिए कोकून से जुड़ रहे हैं, है ना, रेशे निकल रहे हैं। तो हमने देखा किस तरह से रेशम कीट का पालन चल रहा है। अब जब कोकून बनके तैयार हो गया, है ना, जब कोकून बनके तैयार हो गया, तब क्या हुआ, अब अगला लक्ष्य क्या है हमारा, किस तरह से रेशम की प्राप्ति करें, है ना। अब देखिए कोकून बनके चले गए, बनकर आ गया, और फिर क्या है, बांस केस में रखा हुआ है ना, और वे लोग सफाई करते रहते हैं, और उसके बाद क्या है, कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे ट्रेयों से वे लोग बाहर आ जाते हैं, और फिर इसमें वे लोग टहनियां रख देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे कोकून बनना शुरू हो जाता है, और वो उससे जुड़ जाता है। अब देखते हैं इससे कैसे कोकून से रेशम प्राप्त करना। ठीक है, अब अगला हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से कोकून से रेशम प्राप्त कर रहे हैं, किस तरह से कोकून से रेशम। अब कोकून बनके तैयार है ना, कीड़े बड़े हो गए, कोकून बन गए, अब किस तरह से कोकून से रेशम प्राप्त करना, चलिए वो भी अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिए। कोकून से क्या प्राप्त कर रहे हैं, रेशम,
रेशम प्राप्त करना। प्राप्त करना। अब हम देख रहे हैं किस तरह से वे लोग कोकून से रेशे, है ना, रेशम प्राप्त कर रहे हैं। पूर्ण कोकून बन जाने के बाद, पूर्ण कोकून बन जाने के बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है ना। क्या करते हैं, अब कोकून बन चुका है, अब वे लोग इसे इकट्ठा कर रहे हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं वे लोग, प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही, यानी जो प्यूपा होता है उससे जो वयस्क बड़ा कीट, है ना, हमने देखा, ये देखिए हमने चक्र देखा, जिससे क्या है कि प्यूपा से, है ना, प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले, है ना, हमने क्या देखा, प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले वे लोग क्या करते हैं, कोकून को एकत्रित कर कर, है ना, वयस्क कीट बनने से पहले इन कोकूनों को इकट्ठा करके वे लोग क्या करते हैं, उबलते पानी में लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है ना। वे लोग कोकून को इकट्ठा करते हैं और वयस्क कीट बनने से पहले, वयस्क कीट बनने से पहले कोकून को इकट्ठा कर कर क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। क्योंकि हमने देखा जब रेशम बनना शुरू होता है तो वो कीड़े उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से वे लोग क्या करते हैं, उसकी सफाई की जाती है, क्लीनिंग होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वे लोग क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में डालकर धोया जाता है। देख रहे हैं ना कोकून, ये पानी, पानी की टंकी, ताकि कोकून के चारों ओर लिपटे हुए चिपचिपा पदार्थ धुल जाए। यानी इसके, आपको पता है ना चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो सब धुलने के लिए वे लोग इसमें क्या करते हैं, इसको उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, तथा रेशम के रेशे से क्या होता है, पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपने देखा ना ये किस तरह से, कितने लंबी तरीकों से होता हुआ रेशम बन रहे हैं। इस तरह से रेशम प्राप्त करने से क्या होता है, काफी अच्छे रेशम मिलता है, बहुत ही उच्च कोटि के, है ना। लेकिन अगर प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो हमने देखा था पिछले बार, क्या देखा था कि वो रेशम के रेशों को काटते हुए बाहर निकलता है, और ऐसे में क्या है, कोकून से प्राप्त रेशों की गुणवत्ता कम होती है। तो क्या होता है, वयस्क कीट बनने से, वयस्क कीट बनने से पहले ही रेशम को वो लोग निकाल लेते हैं, यानी क्या करते हैं, कोकून को निकाल लेते हैं। अगर वयस्क कीट बन गया तब उसकी रेशों को काटता हुआ निकलता है, जिससे कि क्या होता है, रेशम कम गुणवत्ता वाले, यानी कम गुण वाले मिलता है, अच्छा रेशम नहीं मिल पाता। तो हमने क्या क्या देखा, कैसे प्राप्त करते हैं, कि कोकून बनने के बाद उन्हें इकट्ठा करते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर वे लोग इकट्ठा करके 10-15 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, और इससे कोकून के चारों ओर लिपटे हुए चिपचिपा पदार्थ हट जाता है। और अच्छे रेशम के लिए हमने क्या देखा, क्या करते हैं वे लोग, कि उच्च कोटि के रेशम के लिए हमने देखा कि प्यूपा, वयस्क कीट बनने से पहले ही वो लोग कोकून को निकाल लेते हैं, है ना। अब देखिए इस तरह से रेशम का उपयोग करने के लिए, है ना, इस तरह से जो रेशम का जो रूप है उसको उपयोग के लिए कोकून के रेशों को निकलने की प्रक्रिया, ये जो रेशे है इसमें से कोकून से रेशों को जो निकालते हैं, उस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। अब देखिए वो जरा लिख लीजिए। अब हम देखते हैं क्या किसे कहते हैं, देखिए
तो हमने देखा कि कोकून से किस तरह से रेशम प्राप्त हुआ, है ना। अब देखिए हमने क्या देखा कि रेशम की रीलिंग, अब लिख लीजिए रेशम की रीलिंग, है ना, रेशम की रीलिंग। रेशम की रीलिंग, है ना, क्या किसे कहते हैं, जो हम लोग जो है कोकूनों को, कोकून को, कोकून में से हम लोग क्या निकालते हैं, रेशे निकालते हैं। इसमें कोकूनों को क्या है, काफी मात्रा में गर्म पानी या धूप में रखा जाता है, फिर इन्हें क्या है, पहले धूप में रखकर फिर गर्म पानी में डाल देते हैं, और इस प्रकार से रेशम के जो फाइबर निकालते हैं, वे रेशम के फाइबर जो निकालते हैं, उस प्रक्रिया से क्या होता है कि रेशम के सारे फाइबर अलग हो जाते हैं, जो ये रेशम की रीलिंग में, इस प्रक्रिया को क्या है, रेशम की रीलिंग कहते हैं। तो क्या है रेशम की रीलिंग, वो भी जरा लिख लीजिए कि रेशम की रीलिंग क्या है, कोकून को रेशम से अलग करना। क्या है बच्चों, कोकून को किससे अलग कर रहे हैं, रेशम से अलग करने को। रेशम से अलग, है ना, कोकून को रेशम से अलग करने की प्रक्रिया को, है ना, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग। अब मैं आपसे अगले कक्षा में, आपको पता है ना, प्रश्न उत्तर पूछूंगी तो आप बताएंगे सब। तो कोकून को रेशम से अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रीलिंग। ये आप जब घर में जाकर किताब पढ़ोगे तो उसमें अंडरलाइन भी करोगे और नोटबुक में सारे पॉइंट्स आप लिखोगे भी। तो हमने क्या देखा कि कोकून किस तरह से प्राप्त होता है ना, कोकून से रेशम किस तरह से प्राप्त होता है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जब कोकून बन जाता है, उसे इकट्ठा किया जाता है, और रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में 10-15 मिनट डाल देते हैं, और इससे कि चारों तरफ चिपके हुए कोकून निकल आते हैं, क्योंकि उसके चिपचिपा पदार्थ धुल जाता है। फिर रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम क्या होते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, लेकिन अगर प्यूपा से वयस्क कीट बनकर निकल गया तो हमें कम गुणवत्ता वाले रेशम मिलते हैं। और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से जो रेशे निकालते हैं, उसे रीलिंग कहते हैं। और फिर क्या होता है, लगभग 4 से 8 कोकूनों के रेशे को एक साथ मिलाकर रेशम धागा बनाया जाता है। फिर क्या है अगला प्रक्रिया, रेशम के धागे को बनाना, है ना। फिर क्या है अगला प्रक्रिया, क्या आ रहा है, रेशम के धागे बनाना, है ना। हमने देखा, हमने क्या देखा कि रेशम, है ना, रेशम किस तरह से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या है कि पहले हमने क्या देखा, रेशम कीट को देखा, है ना, रेशम कीट, उसमें से क्या निकला बच्चों, लार्वा निकला। क्या निकला, लार्वा निकला। और लार्वा से किसका निर्माण हुआ, कोकून का निर्माण हुआ। लार्वा से किसका निर्माण हुआ, कोकून का निर्माण, कोकून का निर्माण हुआ। और फिर क्या किया, उस कोकून को किसमें डाल दिया हमने, गर्म पानी में, है ना। हमने किसमें डाल दिया, गर्म पानी में डाल दिया, कोकून को किसमें डाल दिया, गर्म पानी। और उसके बाद फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, रेशम। चलिए, गर्म पानी में डालने के बाद क्या प्राप्त हुआ, रेशम, है ना। तो हमने ये प्रक्रिया देखा।
कि किस तरह से रेशम कीट में से लार्वा निकला, उसमें से कोकून बना, उसको क्या किया, गर्म पानी में डाला और उसके बाद उससे क्या निकाला गया, अंत में रेशम निकाला गया। और फिर हमने क्या देखा, 4 से 8 कोकूनों के रेशे को इकट्ठा करके रेशम के धागे बनाए जाते हैं और रीलिंग जो है विशेष मशीनों द्वारा की जाती है। और फिर हमने क्या देखा, इन मशीनों में सुंदर सुंदर रंग दिए जाते हैं मशीनों में, या इन धागों में, है ना, मशीनों से क्या करते हैं, इन धागों को सुंदर सुंदर रंग दिया जाता है। ये देखिए रेशम के धागे देख रहे हो ना, सुंदर सुंदर रंग दिया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, रेशम के कपड़े, देखिए इन रेशों को किस तरह से उन्होंने कई रंगों में रंग दिया और अंत में क्या किया, रेशम के बहुत प्यारे प्यारे कपड़े बनाए गए। तो रेशम कीट के विभिन्न किस्मों के धागे होते हैं, जिसके बारे में हम अपने अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि किस तरह से रेशम कीट का पालन हुआ, किस तरह से रेशम कीट का पालन हुआ और कोकून से किस तरह से रेशम प्राप्त किया और किस तरह से हमने रीलिंग की बात की और अंत में रेशम बनकर तैयार हो गया जो सुंदर सुंदर रंगों में रंगे जाते हैं और उसके कपड़े बनाए जाते हैं। और ये अच्छे से समझने के लिए आज आप सब घर में जाकर किताब को अच्छे से पढ़ोगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उन सबको नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि अगले कक्षा में हम आपसे 10 प्रश्न इसमें से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा मैं समाप्त कर रही हूँ। आप अगले कक्षा के लिए तैयार हो जाइए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।